हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध राष्ट्रगीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचनाकार कौन है? तो प्रसिद्ध राष्ट्रगीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचनाकार है श्यामलाल पार्षद। श्यामलाल पार्षद ने झंडा ऊंचा रहे हमारा नामक गीत की रचना की है। इस गीत की रचना सन 1924 ईस्वी में हुई। इस गीत की रचना झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल पार्षद ने सन 1924 ईस्वी में की। यह गीत सर्वप्रथम 1925 ईस्वी में कानपुर कांग्रेस के ध्वजातोलन के समय गाया गया। ठीक है, सन 1925 ईस्वी में यह कानपुर कांग्रेस के ध्वजातोलन के समय गाया गया था, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो सन 1936 ईस्वी में भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के समय से ही हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के समय से ही हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष रहे थे मुंशी प्रेमचंद। यह पूछता है काफ़ी बार एग्जाम में, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन मतलब अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद। सन 1935 में हेनरी बारबूस की पहल पर सन 1935 ईस्वी में हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में E.M. फोस्टर की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। सन 1935 ईस्वी में हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में E.M. फोस्टर, ठीक है, E.M. फोस्टर की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है सभी यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए गए हैं। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य कहा है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल का प्रथम काव्य संग्रह का नाम क्या है? केदारनाथ अग्रवाल का प्रथम काव्य संग्रह का नाम है युग की गंगा। केदारनाथ अग्रवाल का प्रथम काव्य संग्रह का नाम है युग की गंगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, केदारनाथ अग्रवाल से संबंधित कुछ तथ्य है। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालिंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि बालिंदु उपनाम से कौन से कवि अपनी रचनाएं करते थे? तो केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में किस उपनाम से रचनाएं करते थे? तो बालिंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। इसके अलावा तब वे ब्रज भाषा में कवित सवैया छंद में लिखते थे। उस समय केदारनाथ अग्रवाल ब्रज भाषा में कवित और सवैया छंद में लिखते थे। इन्होंने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया है। केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश की तमाम कविताओं का अनुवाद किस शीर्षक से किया है? तो देश विदेश की कविताएं इस शीर्षक से किया है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का मूल नाम रहा वैद्यनाथ मिश्र। आगे देखेंगे, नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम रहा यात्री। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम रहा यात्री। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री उपनाम से लिखा करते थे, याद रखिएगा। संस्कृत और मैथिली में नागार्जुन किस नाम से लिखा करते थे? तो यात्री नाम से लिखा करते थे। खड़ी बोली में इनकी सर्वप्रथम प्रकाशित रचना रही राम के प्रति। खड़ी बोली में नागार्जुन की सर्वप्रथम प्रकाशित रचना रही राम के प्रति, जो सन 1935 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी। खड़ी बोली में इनकी सर्वप्रथम प्रकाशित रचना कौन सी रही? तो राम के प्रति, जो सन 1935 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, नागार्जुन जी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? नागार्जुन जी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो पत्रहीन नग्न गाछ नामक कृति पर
नागार्जुन जी को साहित्य अकादमी नामक पुरस्कार मिला था। आगे है नागार्जुन कृत्य नागार्जुन द्वारा रचित भस्मांकुर एक खंड काव्य है। नागार्जुन द्वारा रचित भस्मांकुर एक खंड काव्य है जो बरवे छंद में रचित है। नागार्जुन द्वारा रचित भस्मांकुर एक खंड काव्य है जो बरवे छंद में रचित है। पत्रहीन नग्नगाछ नामक काव्य संग्रह 52 कविताएं संकलित है। पत्रहीन नग्नगाछ नामक काव्य संग्रह में कितनी कविताएं संकलित है? तो 52 कविताएं संकलित है। इस कृति पर उन्हें सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी नामक पुरस्कार मिला। पत्रहीन नग्नगाछ नामक काव्य कृति पर नागार्जुन को सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी नामक पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। इसके अलावा भस्मांकुर जो रही नागार्जुन द्वारा रचित यह एक खंड काव्य है जो बरवे छंद में रचित है। अगला प्रश्न है नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा किसने दी है? नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा डॉक्टर बच्चन सिंह ने दी है। नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता किसने कहा? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। इन्हें एक राजनीतिक कवि के रूप में भी जाना जाता है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। इन्हें एक राजनीतिक कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनकी निम्नलिखित कविताएं प्रसिद्ध है। बादल को गिरते देखा है, पाषाणी, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद। ठीक है, याद रखिएगा। त्रिलोचन को अवध का किसान किसने कहा है? त्रिलोचन को अवध का किसान किसने कहा है? तो मुक्तिबोध ने। गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कहा है। अमोला त्रिलोचन जी की अवधि में रचित काव्य कृति है। अमोला त्रिलोचन जी की अवधि में रचित काव्य कृति है। हिंदी में सोनेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध है। हिंदी में सोनेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध है। त्रिलोचन का मूल नाम रहा वासुदेव सिंह। त्रिलोचन का मूल नाम क्या रहा? तो वासुदेव सिंह। अमोला त्रिलोचन जी की अवधि में रचित काव्य कृति है। इसके अलावा हिंदी में सोनेट लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो त्रिलोचन शास्त्री। रांगे राघव का मूल नाम क्या रहा? रांगे राघव का मूल नाम क्या रहा? तो त्रयंबक वीर राघवाचार्य। त्रयंबक वीर राघवाचार्य रांगे राघव का मूल नाम रहा। इन्होंने तीन आख्यानात्मक काव्य लिखे हैं। अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली। रांगे राघव ने 3 आख्यानात्मक काव्य लिखे हैं। अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली। इनके 2 अन्य मुक्तक काव्य हैं पिघलते पत्थर, राह के दीपक। पिघलते पत्थर, राह के दीपक। इन्होंने 3 आख्यानात्मक काव्य लिखे हैं। किसने? तो रांगे राघव ने। कौन कौन से? अजय खंडहर, मेधावी और पांचाली। इसके अलावा इनके 2 अन्य मुक्तक काव्य हैं पिघलते पत्थर और राह के दीपक। ठीक है, अंतिम प्रश्न है आज का। समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों ही विद्यमान है। दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों ही देखने को मिलती है। इन्होंने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि कहा है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है और राष्ट्रकवि की संज्ञा मैथिली शरण गुप्त को किसने दी? तो गांधी जी ने दी। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर ने स्वयं को मैथिली शरण गुप्त के सामने क्या कहा है? तो महज एक डिप्टी राष्ट्रकवि माना है खुद को। इन्हें उर्वशी महाकाव्य के लिए सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी नामक महाकाव्य के लिए कब? तो सन 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ नामक पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे गीति नाट्य भी कहा जाता है। ठीक है, उर्वशी को गीति नाट्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।